हेलो गाइस, मैं मनीष प्रसाद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। मैं मनीष प्रसाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th बीकॉम सेमेस्टर 1 के ऑनर्स जनरल, बीबीए और ढेरों सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हमारे देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पूछा जाता है। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। जनरली आपको मैं इस टॉपिक में जीरो टू हीरो बनाऊंगा क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। आज ये जो टॉपिक है उसको हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं और हर एक एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली फाइनल अकाउंट्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। फाइनल अकाउंट्स करने से पहले समझना जरूरी है कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है और फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में जब हमने क्लास 11th में शुरुआत करी थी तो आपको पता है कि हम लोगों ने चीज़ों को जर्नलाइज करना सीखा था। देयर आफ्टर हम क्या करते थे, उसको क्लासिफाई करते थे और हम लेजर में क्या करते थे, पोस्ट कर देते थे और फिर उसकी एक समरी बना लेते थे, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। लेकिन याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस से कभी भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं कर सकते। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट जनरली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरे को हम कहते हैं बैलेंस शीट। हम अपने सहूलियत के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट को अलग प्रिपेयर करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रिपेयर करने के पीछे एक रीजन है, हम यहां से अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के पीछे आपका नेट प्रॉफिट निकालना होता है या नेट लॉस निकालना होता है। और बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्या, बिजनेस। तो जनरली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनल अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल में पोजीशन क्या है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जनरली क्या होता है, एक लेजर है। जिस तरीके से हम लेजर बनाते थे ठीक उसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट भी एक लेजर है और ट्रेडिंग अकाउंट में हम उन खर्चे या उन इनकम्स को दिखाएंगे जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, या तो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो क्योंकि हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं तो इसके 2 साइड है, डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। डेबिट साइड में हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे उनको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर में 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के ठीक नीचे लिखते हैं 2 परचेजेस। और याद रखिएगा, परचेजेस मतलब कि जो रॉ मटेरियल हमने परचेज करके लाया है, और परचेज से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में देखेंगे बाई सेल्स,
सेल्स में जो चीज भी यदि हमने कोई सेल्स रिटर्न आया है हमारे पास तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक उसी तरीके से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि वेजेस, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, डॉक ड्यूज, एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, मोटिव पावर, कोल गैस एंड वाटर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉई, डॉक ड्यूज, फैक्ट्री रेंट, पावर एंड कोल, ये सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं ये डायरेक्ट नेचर में आते हैं या डायरेक्ट कैटेगरी के हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम वही सारे खर्चे या इनकम्स को शो करते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो देखिए जैसे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो उनको हमने कहाँ दिखा दिया, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं हम, तो सबसे पहले सेल्स, और सेल्स से आप माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। जो भी अमाउंट आएगा उसको आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से देखिए क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के दो बातें हैं। यदि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को यदि सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका सिर्फ एक जगह ही एडजस्टमेंट होगा और वो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन ट्रायल बैलेंस यदि आपको सवाल के एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है तो आपको उसकी एंट्री दो जगह करनी होगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब आपका ये सारा कुछ प्रिपेयर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड को टोटल करने के बाद उसको मान लीजिए क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपने क्रेडिट साइड को टोटल किया, उसके बाद क्रेडिट साइड का ही अमाउंट आप डेबिट साइड के टोटल में लिख देंगे। फिर आपने सारा डेबिट के एक्सपेंसेस को माइनस कर लिया, जो भी बैलेंस आएगा आप उस बैलेंस का नाम बताएंगे सर टू ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कि हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किया था ट्रेडिंग उसमें हमको प्रॉफिट आया है। साइमल्टेनियसली ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी सवाल में ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो आपने डेबिट को टोटल किया, वही अमाउंट आप क्रेडिट में भी पुट कीजिए और क्रेडिट में पुट करने के बाद सारा क्रेडिट का जो भी दिया हुआ है सबको माइनस कीजिए, जो बैलेंस आएगा वो होगा बाय ग्रॉस लॉस। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दिए होंगे कि आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट में। यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और यदि आपको लॉस हुआ है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्या बोल करके, तो टू ग्रॉस लॉस बोल करके। इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। और जितने भी इनकम हैं, जितने भी इनकम्स हैं हमारे, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे देखिए सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस था, ऑफिस एंड रेंट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टू सेल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सारे के सारे चीजें जो हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगी, क्योंकि ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको कुछ इनकम हो रहा है, जैसे आपको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड है तो पीएल के क्रेडिट में आएगा, कमीशन रिसीव्ड है तो पीएल के क्रेडिट में आएगा, बैंक इंटरेस्ट है तो पीएल के क्रेडिट में आएगा, रेंट रिसीव्ड है तो पीएल के क्रेडिट में। आपको कोई
शेयर खरीदा था आपने, उसके ऊपर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आपका इनकम है तो क्रेडिट में। इंटरेस्ट अर्नड ऑन डिवेंचर्स, आपने डिवेंचर्स परचेज किया था जिसके कारण आपको क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप क्रेडिट में। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, आप कोई भी एसेट सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी क्रेडिट में। ये करने के बाद आप फिर वही काम करेंगे जैसे हमने बैलेंसिंग किया था। सबसे पहले आप यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आप क्रेडिट साइड को टोटल करो, वही अमाउंट आप डेबिट के टोटल में लिख दो और फिर जितने भी डेबिट में एक्सपेंसेस दिए गए हैं उन सारे को माइनस कर लीजिए। जो बैलेंस आपका बच जाएगा उसे हम कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। मान लीजिए कि डेबिट साइड ज्यादा है, किसी सवाल में हो ही सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो, तो किसी सवाल में यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो डेबिट को टोटल कीजिए। टोटल करने के बाद वही टोटल जो है वो क्रेडिट में लिख दीजिए। फिर क्रेडिट के सारे इनकम को आप माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बच जाएगा वो आपका होगा नेट लॉस, वो आपका होगा नेट लॉस। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट, और आप में मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लाइबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड इज एसेट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी लाइबिलिटीज है हमारा उसको हम लिखते हैं। तो जितने भी लाइबिलिटीज है वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, करंट लाइबिलिटीज और नॉट, सारे के सारे को हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल आपका जो भी दिया हो ओपनिंग कैपिटल, उसमें आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए और यदि नेट लॉस हो रहा है तो उसको माइनस कर लीजिए। और यदि आपने थ्रू आउट द ईयर कोई ड्राइंग्स किया है तो उसको भी माइनस कर लीजिए। फिर जो भी टोटल बैलेंस आएगा आप उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज है आप उसको वन बाय वन करके लिख लीजिए, लाइक लोन, बैंक लोन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारे के सारे क्या है आपके लिए, लाइबिलिटीज हैं। तो सारे के सारे लाइबिलिटीज लाइबिलिटी साइड में आएंगी। और जो भी एसेट्स है आपके, वेदर फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, कुछ भी सारे को लिख लीजिए। लाइक फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्योर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ये सारे के सारे आप टोटल कर लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इन दोनों साइड को आप टोटल करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी साइड को, दोनों साइड टैली होना चाहिए। और ये टैली होना ही आपको एश्योरिटी देता है कि आपने लगभग सवाल जो है वो सही किया है। कुछ कुछ केसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स मिस हो जाने के कारण या कोई एडजस्टमेंट आपने रिकॉर्ड ना किया हो उसके कारण भी क्या होता है, बैलेंस शीट टैली कर जाता है। तो बैलेंस शीट टैली कर जाना 100% एश्योरिटी नहीं होती कि आपने सवाल सही बनाया है, लेकिन एक आप मान सकते हो कि बैलेंस शीट यदि आपने टैली करा लिया है तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने सवाल सही किया है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट था। हालांकि ये क्लास 11th में हम लोगों ने सभी ने पढ़ा था कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट आपको एक ब्रशअप करवा दिया मैंने कि किस तरीके से हम उसका फॉर्मेट को बनाते हैं, ताकि जब हमें सवाल करने के टाइम आए तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि कौन से एक्सपेंसेस या कौन से इनकम को हमें ट्रेडिंग में लिखना है, किसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखाना है और किसे हमें बैलेंस शीट में लिखना है। तो वन बाय वन करके हम लोग अब चलेंगे एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। यहीं पे ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं और उनका पेपर जो है लगभग यहीं पे फंसता है। तो आज यदि आपने ये सेशन देख लिया तो आज के बाद मैं श्योरिटी देता हूं आपको कि फाइनल अकाउंट्स वाले टॉपिक में आज के बाद आपको कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और जो एडजस्टमेंट्स को मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं उस तरीके से आप समझते जाइए। चलिए देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के पहले ही एक बात बताई कि क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम सिर्फ उसे एक जगह नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसे, तो वो ट्रेडिंग के सिर्फ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। लेकिन यदि
क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है तो उसको आपको दो जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं, जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज डुअल प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो जगह होती है। पहली जगह कहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट के किधर रिकॉर्ड किया जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहां कहां रिकॉर्ड किया जाता है, तो बेटे आउटस्टैंडिंग को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। पहला, जो एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग होगा, जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, आप उसको जाके उसके साथ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड विथ रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग में जाइए और लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, जोड़ करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए। उसी तरीके से इसका दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए और जा करके सैलरी में ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। और इसका दूसरा एस्पेक्ट कहां रिकॉर्ड होगा, तो क्योंकि वो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने अभी दिया नहीं है, तो इसको हम बैलेंस शीट की कौन से साइड में लिखते हैं सर, लायबिलिटीज साइड में। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है द एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस। जैसे मान लीजिए आपको 12 महीने का रेंट देना था, आपने 12 महीने का ना दे करके आपने 15 महीने का दे दिया। इसका मतलब कि आपने 3 महीने का रेंट जो है वो क्या किया है, एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब क्योंकि आपने 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा पे किया है, एडवांस में पे किया है, तो उसे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी दो जगह हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां कहां, तो याद रखिएगा, जो भी आपने प्रीपे पे किया है वहां से लेस कर लेंगे, लेस विथ रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। और दूसरा, आप बैलेंस शीट में जाइए और इसको कहां दिखा देंगे आप, एसेट साइड्स में। जैसे मान लीजिए आपको सवाल में एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है कि प्रीपेड रेंट 500, तो क्योंकि रेंट प्रीपेड है तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के रेंट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और रेंट से 500 माइनस कर लेंगे और वो 500 का अमाउंट जो है आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके दिखा देंगे। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये तीन चीजें हमने कर ली। अब ये चौथी चीज पे हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्योर्ड इनकम। एक्योर्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक्योर्ड इनकम का मतलब होता है सर, द इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। मतलब कि कोई भी इनकम जो हमने तो अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा एक्योर्ड इनकम को लेकर के कि एक्योर्ड इनकम का एंट्री कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट एंड क्या है, लॉस अकाउंट है, और ये हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ पे मान लीजिए कमीशन लिखा, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि कमीशन लिखा हुआ है कि भाई कमीशन ₹500, ठीक है, कमीशन लिखा हुआ है बाई ₹500। और यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है नीचे में, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक्योर्ड कमीशन ₹200। मतलब कि आपने कमीशन जो है वो 200 रुपये अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो इसकी एंट्री आप कैसे दिखाएंगे, तो इसकी एंट्री दिखाने के लिए आप कमीशन में जाएंगे और कमीशन में ऐड कर देंगे एक्योर्ड कमीशन। कितना सर, 200। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा आउटर कॉलम में, 700। अब यही 200 का दूसरा इंपैक्ट भी होगा, ये हमने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो एसेट हुआ ना। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिख देंगे एक्योर्ड कमीशन
200। तो क्या एक्योर्ड कमीशन के भी कितने, रिक्वायर्ड इनकम के भी कितने चीजें बनी, 2। पहला क्या बना, तो पहला बना कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऐड विथ रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी एक्योर्ड है उसके साथ आप जाके उसको ऐड कर दीजिए और बैलेंस शीट में जाकर के आप क्या कर देंगे, इसको एसेट साइड में दिखा देंगे। नेक्स्ट आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए एक्योर्ड इनकम का ये ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है कि कोई इनकम यदि हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यदि कोई इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो आप एक तरीके से अपनी लायबिलिटी को क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ जा रही है तो इसका क्या एंट्री होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड क्या है, लॉस अकाउंट है और ये है आपका बैलेंस शीट। यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रेंट और रेंट का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया था 1000। इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया है कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 500। आपने 500 रुपए का जो है वो एडवांस में ले लिया था। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि यदि हम कोई भी इनकम एडवांस में ले लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है तो आपने एडवांस में लिया है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे, रेंट में जाएंगे और पहले ही आपने ले लिया है तो यहां से आप लिख देंगे एडवांस रेंट या रेंट रिसीव इन एडवांस। 500 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 500 लिखेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाके लिखेंगे आप क्या, रेंट रिसीव्ड इन क्या, एडवांस कितना लिखेंगे आप, 500। तो इसके भी 2 एंट्री हुए और इसके 2 इफेक्ट कौन कौन से हुए, तो 2 जगह इफेक्ट होगा। पहला कहां पे आपको बताया, तो क्या कर देंगे, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। जो भी इनकम आपने एडवांस में लिया है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के आप कहां जाके लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 5 नंबर तक एडजस्टमेंट हमने कर लिया। 6 नंबर का एडजस्टमेंट जो है वो है डेप्रिसिएशन। आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जब भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट होते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, जिस भी एसेट का वैल्यू कम होगा वहां से आप जाकर के माइनस कर दीजिएगा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी एसेट का वैल्यू घट रहा होगा उससे जाके माइनस कर दीजिएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाके डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डेट इज बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट को लेकर के ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक लेजर का इस्तेमाल करूंगा। देख लीजिए ये लेजर है आपका। मान के चलिए यहाँ पे है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है हमारा क्या, डेटर्स। ठीक है, सॉरी डेटर्स बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट। मान के चलिए ये है हमारा बैलेंस शीट। अब इसमें एक अमाउंट लिखा हुआ है डेट इज कॉल्ड डेटर्स और डेटर्स की अमाउंट लिखी हुई है 1 लाख रुपीज। क्या लिखा है, 1 लाख। अब नीचे में कुछ एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 करके मैं उन एडजस्टमेंट्स को लिखता हूं। और यहाँ पे आपका एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मान के चलिए ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है डेटर्स लिखा हुआ है 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैड डेट 5000 और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लिखा है यहाँ पे
3000। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने ये ट्रायल बैलेंस आपका जो सवाल में दिया होता है, आप सभी को ही जानते हो कि फाइनल अकाउंट्स में हमें एक ट्रायल बैलेंस देता है, और ट्रायल बैलेंस में से सबसे पहले हमें उन चीज़ों को क्या करना होता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में सेग्रीगेट करना होता है, और उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा हम उस एडजस्टमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे डेटर्स है, बैड डेट है और प्रोविजन फॉर बैड डेट है। तो ये तीन चीजें दी हुई हैं। हमने डेटर्स को तो लिख लिया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा है बैड डेट। आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट होता है उसको हम लिखते हैं पीएल के डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू बैड डेट। यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे टू बैड डेट। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इसका ध्यान दीजिएगा आप। प्रोविजन फॉर क्या है, ये बैड डेट है। अब ये ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो आप बस कुछ मत कीजिए, इसको ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में ही रहने दीजिए। तो आप जाइएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसमें जाके लिख दीजिएगा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और आप क्रेडिट में आइटम नंबरिंग है अमाउंट का, तो क्रेडिट में आप लिख दीजिए। इसको आप चाहो तो आप डेबिट में भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बैड डेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको नया प्रोविजन क्रिएट का फर्दर बैड डेट का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसमें प्रोविजन और फिर एग्जिस्टिंग प्रोविजन को माइनस कर देना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ रहेगा तो आप क्या कर लीजिए, यदि वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के उसको क्रेडिट में ही लिख दीजिए। इसके बाद मान के चलिए आपको सवाल में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि बैड डेट रुपीज 2000, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 10%। क्लियर, ये देख लीजिए आप, बैड डेट है बोला है आपसे 2000 रुपीज, तो ये जो बैड डेट दिया है ना ये एडजस्टमेंट का है और ये ट्रायल बैलेंस का था। बस ये चीज क्लियर कीजिए, जो भी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस, जो भी बैड डेट हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसको हम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। जो बैड डेट आपको कहां दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, वो है फर्दर बैड डेट। क्या है, फर्दर बैड डेट। और फर्दर बैड डेट को हम दो जगह दिखाते हैं क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह होती है। तो जो फर्दर बैड डेट है उसको क्या करेंगे, हम पहले तो जाएंगे डेटर में और डेटर से जाकर के माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट। कितना है फर्दर बैड डेट आपका, 2000। तो आपने ये माइनस किया तो 1 लाख से 2000 माइनस होगा तो 98,000 बचेगा। अब ये 2000 का सेकेंड इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, तो ये जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के ऐड हो जाएगा बैड डेट में, क्या बोल करके, फर्दर बैड डेब्ट बोल के ये ऐड हो जाएगा और दोनों जोड़ के आउटर कॉलम में चले जाएंगे। इसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रोविजन मेंटेन कीजिए 10%। बस अब यहीं पे स्टूडेंट गलत करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले डेटर के अमाउंट पे ही वो पीबीडीडी क्रिएट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा डेटर से पहले आपको क्या करना है, बैड डेट को माइनस कर लेना है, और बैड डेट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर आपको पीबीडीडी क्रिएट करना है। तो अब हमें जो है वो 98,000 पे पीबीडीडी क्रिएट करना है। तो 98,000 का 10% होता है 9,800। तो हमें इसके ऊपर जो है वो बैड डेट क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो आपके सामने कैलकुलेटर होना चाहिए। 98,000 इंटू 10%, आप जानते हो सर 9,800 आता है। इस 9,800 का सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सेकेंड इम्पैक्ट होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट्स में जाकर के लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अमाउंट आउटर कॉलम। तो प्रोविजन बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट दोनों का ही एंट्री सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि पहले आप डेटर के अमाउंट से बैड डेट के अमाउंट को माइनस कर लीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर आपको पीबीडीडी क्रिएट करना है। बाद बाकी दोनों का एडजस्टमेंट एंट्री सेम होता है, डेटर से माइनस करेंगे और पीएल के डेबिट में दिखा देंगे।
प्रोविजन भी डेटर से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे। ये याद रहना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, याद रखिएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है कि आपने डेटर्स के ऊपर क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो सर डेटर के ऊपर डिस्काउंट देंगे तो ये भी तो आपकी सेम एंट्री होगी। डेटर के ऊपर दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से माइनस करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस के, आपके लिए तो एक्सपेंस है एक तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके दिखाओगे। लेकिन फिर से वही बात याद रखिए, सबसे पहले आप डेटर से बैड डेट माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये याद रहना चाहिए। अगला नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्या, क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यदि बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के बारे में तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो बहुत कम बार आता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि हमें क्रेडिटर्स को पहले के मुकाबले कम पैसे देने हैं। तो सर पहले के मुकाबले कम पैसे देने हैं, इसका मतलब कि आपका क्रेडिटर कम हो जा रहा है। क्रेडिटर कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेस फ्रॉम डेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और आपका क्रेडिटर कम हो रहा है तो एक तरीके से आपको फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के में जा करके आप क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। होप कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बार बार पूछा जाता है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आपने गुड्स यदि चैरिटी में बांट दिए तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। तो याद रखेंगे बेटा कि यदि आपने गुड्स जो है वो चैरिटी में बांटा है तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा। देखो गुड्स मतलब कि आपने जो सामान परचेज करके लाके रखा हुआ है, तो यदि आप गुड्स बांट रहे हो चैरिटी के लिए तो आपको क्या होगा सर, एक तरीके से तो आपका परचेजेस घट जाएगा। तो लेस फ्रॉम क्या कर देंगे आप, परचेजेस, आप परचेजेस से माइनस कर दीजिए और ये एक तरीके से आपका क्या हो रहा है, तो सर लॉस ही तो हो रहा है, एक्सपेंस ही तो हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिख दीजिए टू चैरिटी बोल के, क्या लिख के, टू चैरिटी बोल के। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 11 में आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 11 कह रहा है आपसे चैरिटी इन कैश और चेक। इस बार आपने चैरिटी में परचेजेस ना दे करके क्या दिया है, चेक दिया है या कैश दिया है। तो बस यदि कैश या चेक देते हो आप तो आप समझ गए होंगे कि आपका बैलेंस घट जाएगा कैश या बैंक का। तो आप लेस कर लेंगे, लेस कैश या बैंक फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाकर के कैश या बैंक से वो माइनस कर देंगे अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के में जाकर के डेबिट साइड में लिख देंगे टू चैरिटी। नेक्स्ट गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट। अब देखो वहां पे क्या था, हमने चैरिटी किया था, लेकिन यहां पर है कि हमने गुड्स दे रहे हैं किसके लिए, एज अ फ्री सैंपल या चैरिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम फ्री सैंपल या चैरिटी में गुड्स बांट रहे हैं तो उसकी एंट्री भी लगभग वही होगी। पहले आप परचेजेस से माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम परचेजेस। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा इसका, तो दूसरा इंपैक्ट आप क्या करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा करके डेबिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप चैरिटी कर रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के लिख रहे थे टू चैरिटी, लेकिन यदि आप फ्री सैंपल बांट रहे हो तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा टू फ्री सैंपल्स या टू एडवर्टीजमेंट, ये लिखना पड़ेगा। आगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। मान लीजिए कि आपके जगह में आग लगती है, ठीक है ना, आपका जो भी स्टॉक है वो जल जाता है। तो स्टॉक जल जाने पे दो केसेस होते हैं, एक जब इंश्योरेंस क्लेम एडमिट नहीं होता और दूसरा जब इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होता है। तो याद रखेंगे कि जब आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट नहीं होता तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको दो जगह एंट्री करनी होगी। जब आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट नहीं होता कहां कहां पर आप करेंगे, तो आप लेस करेंगे परचेजेस से, ठीक है,
लेस करेंगे परचेजेस से, क्या बोल करके, एबनॉर्मल लॉस बोल करके, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोल करके। और उसी चीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे कि टू लॉस, पूरा का पूरा लॉस, मतलब जितना आपका जला पूरा लॉस हो गया, कोई भी आपको 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन यदि आपको इंश्योरेंस क्लेम एडमिट देती है तो आप क्या करेंगे सर, आपका जितने का गुड्स जलेगा उसको आप परचेजेस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितने का भी गुड्स आपका क्या होगा, जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको आप परचेजेस से माइनस करेंगे। दूसरी चीज, जो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट देगी उसको आप एसेट साइड में जाके लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और जो भी परचेजेस और इंश्योरेंस का डिफरेंस आएगा, जो भी जलने और इंश्योरेंस का डिफरेंस आएगा, उसको आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए जरा, जैसे एक हम यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड ₹8,000। मतलब कि आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 10,000 का और इंश्योरेंस क्लेम ने आपको पैसे दिए हैं कितने, 8,000 रुपए। तो आप जानते हो सर कि आप इसका एंट्री 3 जगह करोगे क्योंकि आपको क्लेम मिला है। 3 जगह कौन कौन सा होगा, तो आप जानते हो, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका पहले से परचेजेस जो था, पहले से जो परचेजेस था वो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए था। अब क्या हुआ, आपका गुड्स जल गया, ये एडजस्टमेंट दिया है, गुड्स जल गया 10,000 का, 10,000 का गुड्स जल गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, परचेजेस माइनस कर दोगे, ठीक है। डिस्ट्रॉयड बाई क्या, डिस्ट्रॉयड बाई फायर, कितना डिस्ट्रॉयड बाई फायर, 10,000 डिस्ट्रॉयड। तो 10,000 डिस्ट्रॉयड तो कितना बच गया यहाँ पे, 90,000। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 8,000। इंश्योरेंस ने आपको 8,000 रुपए दिए हैं, इंश्योरेंस ने आपको 8,000 दिए हैं। तो आप लिख लीजिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 8,000। तो आप समझ गए होंगे कि सर 10,000 का गुड्स जल गया, 8,000 क्लेम मिल गया। तो 10,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 2,000। तो ये जो 2,000 है आपके लिए क्या है, लॉस है सर। आपका जला था गुड्स 10,000 लेकिन क्लेम तो आपको 8 ही मिला ना, तो 2,000 का लॉस हो गया। तो आप इसको लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू एबनॉर्मल लॉस, कितना, 2,000। और यही चीज यदि आपको क्या नहीं मिलता, क्लेम नहीं मिलता, तो आप परचेजेस से पूरा 10 माइनस करते, और क्लेम नहीं मिला तो बैलेंस शीट में एंट्री नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देते कि पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो टू एबनॉर्मल लॉस। इसके बाद है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। आप सभी को पता है कि सर जब कोई प्रोपराइटर्स गुड्स विड्रॉ करता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो लेस फ्रॉम क्या करेंगे, परचेजेस, परचेजेस से माइनस करेंगे। और दूसरा इसका एंट्री क्या होगा, तो दूसरा एंट्री इसका बैलेंस शीट में आप जाएंगे कैपिटल में और कैपिटल से माइनस कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। अगला है कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने कैश विड्रॉ किया है। अब कैश विड्रॉ किया है तो बस सेम एंट्री, बस क्या कर देंगे, लेस फ्रॉम कैश इन क्या, बैलेंस शीट, और कैपिटल से घट जाएगा तो लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट।
मतलब कि यदि वो गुड्स विड्रॉ करता है तो ट्रेडिंग से परचेजेस से माइनस हो जाएगा, और दूसरा एंट्री बैलेंस शीट में कैपिटल कम हो जाएगा। सेम यदि प्रोपराइटर जो है कैश विड्रॉ करता है तो उस केस में आपके बिजनेस से कैश भी कम हो जाएगा और आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं एडजस्टमेंट नंबर 16 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 16 हमारा हमसे कह रहा है कि गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल सेल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि हमने गुड्स अपने बायर को भेज दिया है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। वो एक्चुअल सेल तब माना जाएगा, ठीक है, जब हमारा बायर उस सेल को अप्रूव कर देगा कि हाँ हमें वो चीज़ें जो है वो रखनी है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम गुड्स भेजते हैं ना, तो हम वो गुड्स सेलिंग प्राइस के ऊपर भेजते हैं, ठीक है। तो जब हम उसे गुड्स भेजे होंगे तो हम इसे एक्चुअल सेल नहीं मान सकते। इसे एक्चुअल सेल हम कब मानेंगे? जब हमारा बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस केस में यदि आपको कोई गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल किया है और अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता, तो आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उस केस में आप देखते हो यहाँ पे लिखा होता है बाई क्या अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे होता है सर आपका क्या, डेटर्स अकाउंट। तो मान के चलते हैं यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है डेटर्स का या जो भी अमाउंट है सेल्स का, तो जब भी आप गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे होगे ना, तो उस केस में आप सबसे पहले क्या करोगे कि सर सबसे पहले आप सेल्स से माइनस कर दोगे, क्या बोल के, गुड्स सेंट ऑन कौन सा बेसिस, अप्रूवल, और वो अमाउंट माइनस कर लोगे, ठीक है साहब। उसके बाद इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा? इसका सेकंड इम्पैक्ट होगा कि आपका जो डेटर होगा ना, डेटर, वो भी तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि गुड्स तो बिका ही नहीं, वो एक्चुअल सेल है ही नहीं। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो अब तुमने यहाँ पे माइनस कर लिया, मतलब कि वो एक्चुअल सेल हुआ ही नहीं था। लेकिन अभी समझिएगा, ये एक्चुअल सेल नहीं हुआ था, इसका मतलब कि गुड्स आपने जो भेजा था ना, वो आपका किसका पार्ट था, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट था। मतलब कि अभी तक गुड्स अप्रूव नहीं हुआ है, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, तो हम इसे क्लोजिंग स्टॉक में ले जाकर के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे गुड्स सेंट ऑन कौन सा बेसिस, अप्रूवल बेसिस, ठीक है। और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह रिकॉर्ड होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे भी जाके ऐड कर देंगे, ऐड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया। ऐड करके आउटर कॉलम, इसको भी ऐड करके आप आउटर कॉलम। लेकिन याद रखिएगा, जो गुड्स आपने रिकॉर्ड किया है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक वाला ये कॉन्सेप्ट होगा, वो सीपी के ऊपर चार्ज होगा। किसके ऊपर चार्ज होगा? सीपी के ऊपर। लेकिन जब आप उसको सेल से माइनस करोगे तो वो सेल्स प्राइस के ऊपर माइनस करोगे, या डेटर से जब माइनस करोगे तो वो उसके सेल्स प्राइस पे माइनस करोगे, क्योंकि हमने जब गुड्स भेजा होगा ना, तो उसको सेलिंग प्राइस के ऊपर भेजा होगा, तो हम उसका सेल मान नहीं रहे। तो जब एंट्री कैंसिल करने की बात आएगी, तो आप सेल को जब माइनस करोगे तो एसपी प्राइस से माइनस करोगे। लेकिन अब एसपी प्राइस से माइनस कर दिया तो तुमने सेल कैंसिल हो गया, लेकिन जो सामान जो तुमने भेज दिया है उसको तुम अभी अपना क्लोजिंग स्टॉक ही मानोगे। तो क्योंकि उसे अपना क्लोजिंग स्टॉक मानोगे, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक पे ऐड करोगे तो कौन से प्राइस पे ऐड होगा? सीपी के ऊपर ऐड होगा। आ जाइए मैनेजर्स कमीशन के ऊपर। मैनेजर कमीशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जनरली तुम लोगों ने देखा भी होगा। एक मिनट जरा सा, चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं एडजस्टमेंट नंबर
17 पे और हमारा 16 नंबर तक एडजस्टमेंट हमने अच्छे से समझ लिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाला जो एडजस्टमेंट है इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आ जाइए एडजस्टमेंट नंबर 17 के ऊपर। एडजस्टमेंट नंबर 17 आपसे कह रहा है मैनेजर्स कमीशन। तो याद रखेंगे मैनेजर्स कमीशन के दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक होता है कि मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्जिंग और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग। मैनेजर का कमीशन यदि बाकी है इसका मतलब हमने दिया नहीं है, तो इसकी एंट्री तो आप जानते हो कि सर दो जगह होने वाली है। कहाँ कहाँ? तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, और बैलेंस शीट के कहाँ लिखेंगे? अभी हमने दिया नहीं है मतलब देना है, तो ये लाइबिलिटी की तरफ। लेकिन इसके कैलकुलेशन में थोड़े से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जरा कैलकुलेशन का स्टेप समझ लीजिएगा। कि यदि सवाल में आपको बोला है बिफोर चार्जिंग, सवाल में आपको बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो वहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 को। लेकिन आफ्टर चार्जिंग बोला, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला होगा, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के लिए आप नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट कर देंगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए 5% है तो 5 डिवाइडेड बाई 100 5 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि बिजनेस में यदि किसी बिजनेसमैन ने फंड लगाया हुआ है तो उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो बिजनेस जो है वो क्या करता है? इंटरेस्ट पे कैपिटल देता है, इसलिए इसकी दो जगह एंट्री होती है। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के कैपिटल से माइनस कर देते हैं, तो लेस फ्रॉम क्या? कैपिटल। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 19 के ऊपर। जब आप 19 देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से कि सर यहाँ पे जो चीज़ें हैं, नंबर 19 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्म के लिए ड्राइंग क्या है? बिजनेस के लिए ड्राइंग एक तरीके से इनकम है। तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में जाएगा? ये क्रेडिट साइड में जाएगा। और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ होगी? तो दूसरी एंट्री जो है ये ऐड हो जाएगा कहाँ पर? कैपिटल में। कैपिटल इन बैलेंस शीट जाके ऐड हो जाएगा। इसके बाद है सर जनरल रिजर्व। तो याद रखेंगे जनरल रिजर्व का वैसे तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी यदि हो सके तो आ जाए। तो याद रखिएगा जनरल रिजर्व का दो एडजस्टमेंट होता है, एक बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे इसे। इसके बाद आता है इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिस आर द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोपराइटर्स या बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाते हैं, और क्योंकि ये बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाते हैं तो इसको ड्राइंग ट्रीट किया जाता है। तो ड्राइंग का आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है एडजस्टमेंट क्या होता है। तो आप क्या करते हैं इसे, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्या करेंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा इसका एंट्री क्या होगा? सर आप इसको लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से क्या बोल के माइनस कर देंगे? ड्राइंग्स बोल के माइनस कर देंगे। इसके बाद है आपका गुड्स इन ट्रांजिट। देखिए यदि कोई भी गुड्स आपने परचेज कर लिया है लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है आपको, तो देखने में ये आपको खतरनाक लग सकता है कि अरे ये क्या कैसा एडजस्टमेंट आ गया। लेकिन याद रखिएगा कोई भी गुड्स आपने यदि परचेज कर लिया है, वो ट्रांजिट रास्ते में है, अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का ही एक पार्ट होता है। तो इसका एंट्री भी ये हो जाता है कि आप ऐड कर देंगे कहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है ना। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह होता है आप जानते हैं, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में एसेट में, और यहाँ पे ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो दोनों जगह आप क्लोजिंग स्टॉक में जाके ऐड कर दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट बोल करके। दोनों जगह आपका ऐड हो जाने से ये कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये सारा का सारा आपका क्या था? एडजस्टमेंट्स था। मैंने आपको 22 जितने भी एडजस्टमेंट बन सकते थे लगभग इस चैप्टर्स में मैंने वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आपको करा दिया। इन केस आपको यदि इसके बाद भी एडजस्टमेंट्स को लेके कोई भी डाउट्स होता है तो आप
इस पीडीएफ में दिए गए नंबर और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे डिस्कशन का आपको जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है और सारा एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सवालों की तरफ। अभी हम जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। सवाल हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और एकदम एडवांस की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको इस चैप्टर में जीरो टू हीरो बनाऊंगा। तो अभी जो है वो वक्त आ गया है, क्योंकि हमने सारा का सारा एडजस्टमेंट्स 1 बाय 1 पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। नाउ ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2008 के अकॉर्डिंग। कैपिटल, सन्ड्री डेटर्स, ड्रॉइंग्स, मशीनरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेजेस, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैरेज चार्जेस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस एंड सेल्स। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग रेंट, चार्जेस, डेप्रिसिएशन एंड वेजेस प्रीपेड। ये सारे के चारों एडजस्टमेंट्स है। तो सबसे पहला आप स्टेप क्या करेंगे सर, देखिए जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाइएगा तो दोनों अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट एक साथ टान लीजिएगा और सबसे पहला काम कीजिएगा कि आपके ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, उनको आप सबसे पहले एलोकेशन कर दीजिएगा। जो चीज जहां जाएगा उसको वहां पे भेज दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आप जानते हो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा, एसेट्स बैलेंस सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट्स में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, वेजेस सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड, कैरेज इन चार्जेस मतलब कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, देयर आफ्टर रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, देयर आफ्टर सेल्स कहाँ जाता है, तो आपको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। ये सारे के सारे चीजें आपने लिख ली। उसके बाद आपको पता है कि हर एक एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट होने वाले हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का 2 इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, एक होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा होगा बैलेंस शीट के एसेट में। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि बाकी है, हमने पहले आपको बताया था। तो जो चीजें बाकी होती हैं उसे क्या करते हैं सर, जो भी बाकी है उसमें जाके ऐड कर देंगे। तो इसको रेंट एंड टैक्स में जाके ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस। डेप्रिसिएशन मशीन पे बोला है तो मशीन से 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे। उसके बाद है वेजेस प्रीपेड। वेजेस प्रीपेड में क्या करना होगा कि सर पहले ही दे दिया है तो वेजेस से 400 माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट के एसेट में जाके लिख देंगे। तो चलिए इन सब सारी चीज़ों को हम फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कैपिटल। हम जानते हैं हमारा कैपिटल कहाँ जाता है, तो हमारा कैपिटल जाता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी की तरफ। तो चलिए फटाफट करते हैं इस चीज़ को ताकि हम जल्दी से इन सवाल को खत्म कर लें। सबसे पहला है कैपिटल। आप फटाफट जाएंगे और सबसे पहला आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटीज का, और राइट हैंड साइड जो होता है वो होता है एसेट्स का। तो सबसे पहले आप चल के यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल, और कैपिटल लिख करके आप इंटरनल कॉलम में लिखेंगे आपका अमाउंट कितना दिया है, तो 20,000 रुपीज। आप कैपिटल में आइए और इंटरनल कॉलम में लिखिए 20,000, ये एडजस्टमेंट कॉलम होता है। इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स है 5,400, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और डेटर्स लिखेंगे 5,400। बैलेंस शीट में एसेट साइड आ गए और यहाँ पे आके लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो इसलिए इसको 5,400 आउटर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट होता तो इंटरनल कॉलम में लिखते हैं। एडजस्टमेंट क्लोजिंग में है, रेंट में है और डेप्रिसिएशन में है, मशीन पे है और वेजेस में है।
इसके बाद तीसरा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आप जानते हो कि सर माइनस करते हैं कैपिटल से, तो चलिए ड्राइंग्स चल के कैपिटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेस क्या, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितना था आपका, तो आप देख लीजिए ड्राइंग्स था आपका 1000 कितना, 800। तो आप चल के ड्राइंग्स माइनस कर दीजिए कितना, 1800। उसके बाद 1800 आपका है ये 1800। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए आगे। उसके बाद है मशीनरी 7000। मशीनरी आपका एसेट है, तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में आके लिख देंगे मशीनरी, और आप उसको इंटरनल कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर। उसके बाद मशीनरी हो जाने के बाद आप देखिए क्रेडिटर्स है 2800। क्रेडिटर्स है 2800, तो लाइबिलिटी में आएंगे और क्रेडिटर्स लिख देंगे 2800। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। क्रेडिटर्स के बाद वेजेस है हमारा 10,000। वेजेस है हमारा 10,000, तो आप अच्छे से जानते हो वेजेस कहाँ आता है, तो ट्रेडिंग में आता है। तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 वेजेस। वेजेस कितना था आपका, तो 2 वेजेस है 10,000 रुपीज़। तो आप लिख दीजिए 10,000 रुपीज़, लेकिन याद रखिएगा इंटरनल कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है। इसके बाद आ जाइए परचेजेस है 19,000। लिख लीजिए परचेजेस 19,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 परचेजेस 19,000। 2 परचेजेस 90,000। उसके बाद 19,000 हो गया। देयर आफ्टर ओपनिंग स्टॉक 4,000, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 4,000। 2 ओपनिंग स्टॉक 4,000। 2 ओपनिंग स्टॉक 4,000। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। बैंक बैलेंस है 3,000। बैंक बैलेंस है 3,000, तो बैंक एसेट में जाएंगे और लिख देंगे बैंक बैलेंस, ये हम जाके लिख देंगे यहाँ पे 3,000। इसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस 3,000 के बाद कैरेज चार्जेस 300, मतलब कैरेज इनवर्ड, तो 2 कैरेज चार्जेस, 2 कैरेज कैरेज चार्जेस कितना है आपका 300, तो 2 कैरेज चार्जेस आप लिख दोगे यहाँ पे 300। इसके बाद क्या है आपका 2 सैलरीज 400, तो आपको पता है सर सैलरीज है, तो ये सैलरीज आप जानते हो कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आके आप लिख दोगे 2 सैलरीज अकाउंट। सैलरीज में कितना है आप देख लीजिए, तो सैलरीज आपका था 400 और रेंट एंड टैक्सेस था 900, तो 2 रेट्स एंड क्या टैक्सेस 900, हमने ये भी लिख लिया, तो रेंट एंड टैक्सेस 900। इसके बाद है सेल्स 29,000, तो सेल्स है 29,000, तो ट्रेडिंग में आके लिख देंगे बाई सेल्स 29,000। तो जो भी आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था हमने उसको सक्सेसफुली सारे चीज़ों को लिख लिया। लिखने के बाद हम 1 बाई 1 करके अब क्या करेंगे हम, तो 1 बाई 1 करके अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। याद होगा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट 2 जगह होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो लिख दीजिए बाई क्लोजिंग क्या स्टॉक, कितना था क्लोजिंग स्टॉक 1,200, तो लिख दिया आप 1,200। इसका सेकेंड इम्पैक्ट कहाँ होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग
स्टॉक 1200। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट दूसरा है आउटस्टैंडिंग रेंट 100। अब आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट में जाके ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट में जाके हम लोग ऐड कर देंगे। तो रेंट ये था आपका, ये रेंट था एक्चुअल में, ये रेट्स लिखा गया है, ये रेंट था। तो आउटस्टैंडिंग है तो जाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग क्या रेंट, कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 100 रुपीज़। तो ये आपका क्या है सर, आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो इसमें 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 1000। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका ये उधारी है तो बाकी है, अभी दिए नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लाइबिलिटी में जाएगा 100। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में क्या है, चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% मशीन पे। तो चलिए पहले बैलेंस शीट में चलते हैं और मशीनरी से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 7000 का 10% होता है 700, तो यहाँ पे आ जाएगा 6300। ये जो 700 है इसका सेकेंड एंट्री कहाँ होगा, तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जाके क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना 700। अब जाके आपने ये लिख दिया। अब लिख देने के बाद उसके बाद क्या है नेक्स्ट, वेजेस प्रीपेड कितना 400। प्रीपेड वेजेस है तो माइनस कर लीजिए। लेस प्रीपेड कितना, तो 400 माइनस कीजिए तो 9600 यहाँ आ जाएगा। और ये 400 का सेकेंड एंट्री कहाँ होगा, ये एसेट है, तो प्रीपेड वेजेस कितना 400। होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। यदि हम इसका बैलेंसिंग करते हैं तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन सा साइड ज़्यादा है। तो हमें देखने में तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है। जी हाँ, क्रेडिट ही ज़्यादा है। 29,000 प्लस 1200 टोटल करते हैं तो आता है 30,200। यहाँ पे भी लिख लेंगे, डेबिट में भी 30,200। उससे अब माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 19,000, माइनस करेंगे नहीं सर, एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोगों का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है। डेबिट साइड का ज़्यादा है तो ये 4,000 प्लस 19,000 प्लस 9,600 प्लस 300। तो आप टोटल करोगे तो डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो 32,900। आप क्रेडिट में भी जोड़ोगे तो 32,900। अब क्रेडिट वाला आइटम को माइनस कर दो, 29,000 माइनस 1200 इक्वल्स टू 2700 जो आया वो बैलेंसिंग आ रहा है। तो क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा था तो क्रेडिट में बैलेंस आया है, तो इसको बोलेंगे भाई ग्रॉस क्या लॉस अकाउंट। अब ये ग्रॉस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 2700। जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आके लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस अकाउंट। कितना ग्रॉस है 2700 का लॉस हुआ है। और ये सैलरीज इंटरनल में नहीं और एक्सटर्नल में होगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो अब आप देखोगे तो 2700 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 700 इक्वल्स टू 4,800 आया। 4,800 क्रेडिट में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 4,800 लिखेंगे। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो अब ये लिख देंगे बाई नेट लॉस। कितना नेट लॉस है 4,800 का। अब यही नेट लॉस जो है वो कैपिटल में जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है बाई नेट लॉस, क्योंकि आपको लॉस हुआ तो आपका कैपिटल घट जाएगा 4,800 और पहले से ड्राइंग भी था 1,800। तो 20,000 में से माइनस कर देंगे 4,800 लॉस हुआ और 1,800 आपका ड्राइंग्स था। तो कितना बच गया 13,400 प्लस करेंगे 2,800 प्लस करेंगे 100
तो आता है आपका 16,300। इधर भी हमारा यही अमाउंट आना चाहिए था, तो इधर का भी ऐड कर लेते हैं। 5,400 प्लस 6,300 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 400, जी हाँ 16,300। इस तरीके से हमारा ये सवाल टैली हो चुका है विथ एडजस्टमेंट्स। हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं इस चीज को यहीं रखूंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो बेसिक्स आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, इस होप में मैं ये वीडियो अभी खत्म करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले एक दिन में लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग हमारे एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अब हम धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।